नाज़रीन वेलकम बैक, खुशामदीद कहते हैं एक मतलब फिर आपको ट्रांसमिशन में। नईम साहब, आपसे आगाज़ करूँगा कि पंजाब पे बड़ी गहरी नज़र होगी। पंजाब सेंटर बनाता है, कैंपेन्स आपने देखी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाहौर पहुँचे, नवाज़ शरीफ साहब लाहौर में निकले। लोगों ने बड़ी तनकीद की कि नवाज़ शरीफ को अपने हलके में रैली की सूरत में जाना पड़ा, क्योंकि बड़े अरसे से वो आउट थे। इतने बड़े लीडर को एक जलसा करना चाहिए था, रैलीज़ में नहीं जाना चाहिए था। जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से मौक़िफ़ ये है कि उनको तो रैली करने की इजाज़त नहीं दी गई। क्या लगता है आपको कल क्या होगा सर? पहले तो सुल्तान शाह आपको मुबारक हो, वाक़यातन चांद नज़र आ गया इलेक्शन का। तो ये जो इलेक्शन नमा इवेंट होने जा रहा है, ज़ाहिर है आपने इंट्रो में ना हक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो मुझे तो लगता है कि अवाम के पास हक शक कोई नहीं है, बस एक उम्मीद ही होती है हर इलेक्शन से। तो हम एक नई उम्मीद बांधने जा रहे हैं। हक तो है ना, हक इस्तेमाल करेंगे वोट का ना। वो हम हक इस्तेमाल करते तो हैं, लेकिन हमारे हकूक़ की पासदारी कितनी होती है ये कहानी ये बात दुरुस्त है। ये तस्वीर का दूसरा एंगल ठीक है, लेकिन पहला एंगल हक का मौजूद है। हाँ चलिए आपकी मान लेते हैं। जहाँ तक आप इलेक्शन देख रहे हैं, इस दफ़ा तो कन्फ्यूज्ड सिलसिला शुरू हुआ। चले इलेक्शन शुरू हो गया। मुझे इस इलेक्शन में कोई उतना बड़ा, जितना बड़ा इवेंट है उतना बड़ा जोश खरोश नज़र नहीं आया जो माजी में कम से कम 85 से मुसलसल मैं इलेक्शंस देख रहा हूँ। तो इतना ठंड माहौल लाहौर जैसे शहर में जहाँ पे मेले सजते थे, तो जो ये सारा सिलसिला आपके सामने है। इतनी फ्लेक्सें लगी हुई हैं, कौन से लाहौर घूमते रहे नईम साहब? इतनी फ्लेक्सें लगी, रैलियाँ निकली, ढोल बजते रहे, किधर आपने नहीं देखा? ये देखें, ये जो ढोल आपको लग रहे हैं, मुझे ना ये ढोल सुहाने लगे ना नजर आए। सॉरी टू से, चंद लोगों के ढोल है, ढोल वाले तो आपने बंद कर दिया मेरे भाई। आपने अब जरा सोचें कि सबको अगर वाकयातन आप ओपन खेलने देते, ग्राउंड सबके लिए खुली होती, तो फिर क्या समा होता। जरा उस समय पे भी गौर करें जो पहले इलेक्शनों के। लेकिन अब किसी की कानूनी गलतियों को तो नहीं नेगलेक्ट किया जा सकता। मैं आपको एक, आपने कानून की बात की, 2-3 दिन से मुझे एक ही कानून लग रहा है, वो न्यूटन का तीसरा कानून है। तो यहाँ इलेक्शन हो या सियासत हो, तो हमारा जो आइन, जो असल कानून है मुकद्दम है, मुझे भी है, आपको भी है, मियाँ साहब को भी है, मलिक साहब को भी है। लेकिन हमारे यहाँ ना जाने क्यों न्यूटन का ये तीसरा कानून आ जाता है कि एक्शन होता है और रिएक्शन होता है, और हम उसको इलेक्शन मान लेते। बिल्कुल ठीक। चले जी, मान लिया आप कहते हैं। तो बाकी जहाँ तक इसकी उम्मीद रखना है, फिर भी ऑप्टिमिस्टिकली सोचना चाहिए। चलिए आपको इलेक्शन की सूरत हाल ही दिखा देते हैं, क्योंकि आपने लाहौर घूमा, हमने भी लाहौर घूमा। इलेक्शन की कैंपेन्स तो जारी रहीं। अब क्योंकि कल इंतखाबात होने, कैंपेन ख़त्म हो चुके हैं, तो दंगल सज चुका है। N119 में इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल है। इंतखाबी सामान की मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर तहसील जारी है। मजमूई तौर पर 338 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इस हल्के में सिक्योरिटी के हसार में पोलिंग के सामान की तरसील जारी है। मज़ीद तफसीलात के लिए मोहम्मद उसामा ने हमें ज्वाइन किया। उसामा, क्या तफसीलात हैं? इस वक्त मैं लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का N119 में मौजूद हूँ। यहाँ मेरे पीछे रिटर्निंग ऑफिसर का ऑफिस है। यहाँ पे सख्त सिक्योरिटी के हिसार में पोलिंग स्टेशन के लिए सामान लेके जाया जा रहा है। पोलिंग की तरसील के लिए इलेक्शन का सामान लेके यहाँ से जाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। इस हल्के में मजमूई तौर पर कौमी असम्बली के 19 उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे, जिनमें नुमाया उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र और मरकज़ी रहनुमा मरियम नवाज़ मौजूद हैं इस हल्के में। उनके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इफ्तिखार शाहिद मौजूद हैं, जबकि दीगर अराकीन भी मौजूद हैं जो इस हल्के से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ रहे हैं। यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के लिए सामान लेके जाया जा रहा है इलेक्शन के लिए। और मजमूई तौर पर इस हल्के में 338 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। कल 8 फरवरी है, इलेक्शन का दिन है, पोलिंग का दिन है। उसके लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये यकीनी बनाया जा रहा है कि कोई भी हंगामी सूरत हाल पेश ना आए, और मुख्तलिफ सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। इलेक्शन के लिए यहाँ से सामान लेके जाया जा रहा है और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे सामान की तरसील। बहुत शुक्रिया उसामा हमें अपडेट करने का। नईम साहब ने आपको दिखा दिया कि 119 का हल्का जहाँ से मरीम नवाज़ इलेक्शन लड़ी है, और वहाँ पे आपको पीछे स्क्रीन पे बैनर्स भी नज़र आ रहे होंगे। तो मियाँ हबीब साहब, नईम साहब तो ये कहते हैं उन्होंने कोई जोशो खरोश नहीं देखा, कोई वलवला नहीं देखा, कोई गहमा गहमी नहीं देखी। आपने क्या देखा सर?
नहीं ये मैं नईम साहब की बात से इतफाक करता हूँ। असल में ना मज़ा उस वक्त चस पंजाबी जिन्होंने उस टाइम आती है जब जोड़ बराबर का हो, जब हाथ जोड़ी करने वाले दोनों पहलवान जो है ना वो उनको खुली छुट्टी और पता चले कि अच्छा यार ये हाथ जोड़ी हो रही है। जब एक तरफा मामला हो तो फिर उसमें जो है ना मज़ा नहीं रहता। तो लाहौरियों को चस को नहीं आई इस इलेक्शन में, ठीक है। और वो जो चस पूरी करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी भी तो आगे ना। नहीं कुछ भी नहीं, बिलावल आए कह रहे मैं लाहौर से जीत के दिखाऊंगा। अच्छा नहीं उनके ये मैं आपको सुल्तान बताऊं, पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में रखी गई, ये सब कुछ उन्होंने बताया ना हमें। नहीं ये बात आप दुरुस्त कहते हैं कि उनके जीतने के चांसेस हैं लाहौर से, और ये अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है और उसकी रिवाइवल अगर यहाँ से दोबारा होती है तो बड़ी अच्छी बात। लेकिन इस बार जो है ना पंजाब में पीपल्स पार्टी बहुत पीछे जा चुकी है। पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पर आ गई है, तहरीक लब्बैक तीसरे नंबर पर पंजाब में। और आज भी जो है ना असल मुकाबला वो मुस्लिम लीग नून का और पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों में है। पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी जमातें बहुत पीछे हैं। बहरहाल असल में जो लाहौर का एक रवायती रंग होता था ना, हमने सारी उम्र इलेक्शन कवर किए हैं, वो उसमें ना जगह जगह जो है वो इंतखाबी जलसे होते थे, दफातर खुले होते थे, खाने चल रहे होते थे और एक दूसरे के खिलाफ जो है कंपेन हो रही होती थी। बहुत टफ लाहौर में जो है ना, लाहौर एक रवायती और सकाफती शहर है। यहाँ जो है वो यहाँ लाहौर का मंजर कुछ और होता था, वो वाला रवायती रंग जम नहीं सका इस बार। और उसकी बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो अभी तक कन्फ्यूजन बरकरार रही है, कल तक कोई पता नहीं था कि इलेक्शन होते नहीं। आज भी जो मुल्क में सूरत हाल है, 2 जगह पे बलोचिस्तान में बम धमाके हो चुके हैं। तो और ख़ास करके ना लाहौर में और पंजाब में ये जो पकड़ दकड़ वाला खौफ है ना वो बड़ा अहम है। और उसने जो है वो लाहौर का जो रवायती रंग था उसको गुनाह करके रख दिया है। तो अगर सारे टर्नआउट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टर्नआउट क्या होगा? देखिए अगर तो ये खौफ की फजा इसी तरह बरकरार रहती है कल तक भी, और लोग जो हैं वो खौफ के मारे घर से नहीं निकलते, तो फिर तो ये एक तरफा होगा। और दूसरा मैं आपको और बता दूं कि अगर आप अदादो शुमार के हिसाब से लाहौर का जायजा लें तो लाहौर हमेशा सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने एक बात की तो इसी पे आपका अब तज्जिया भी ले लेते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि लोग बड़ी तादाद में निकल गए तो आपको क्या लगता है लाहौर का रिजल्ट क्या होगा? नहीं लाहौर जो है ना वही मैं आपको क्या लगता है कि कितनी जाएंगे? मैं उसी हवाले से बात कर रहा था। देखिए मैं जब 85 से, बल्कि 85 तो गैर जमाती इलेक्शन थे, लेकिन उसके बाद 88 से लेकर आज तक के इंतखाबात 2018 तक के इंतखाबात का अगर हम अदादो शुमार का जायज़ा लें तो उसमें मासवाए 88 के इलेक्शन में उस वक्त पीपल्स पार्टी ने लाहौर में मैदान मारा था, कुछ नशिस्तें ले गई थी। उसके बाद तो ये लाहौर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यहाँ से जीते रहे हैं। और इस बार भी जो मेरा तज्जिया है, जो मैं तवक्को कर रहा हूँ, उसके मुताबिक 8-9 सीटें और 10 सीटें भी ले जा सकती है मुस्लिम लीग नून, और एक पीपल्स पार्टी ले जा सकती है, और बाकी जो है 3-4-5 से ज्यादा, हद ज्यादा 5 नशिस्तें जो है वो पीटीआई यहाँ से ले जा सकती है। 4 सीटें गई तहरीक इंसाफ के पास, 10 सीटें मुस्लिम लीग नवाज के पास रही, बल्कि 13 सीटें थी, 9 सीटें नहीं 14 सीटें हैं लाहौर की, 14 सीटें 14 होगी ना। हाँ। एक दफा सीट बढ़ गई, पिछली दफा 13 सीटें थी नेशनल असेंबली की, तो 9 मुस्लिम लीग नवाज के पास थी, 13 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी। 2013 के भी इंतखाबात आप देख लें तो तहरीक इंसाफ का बूम आया, लेकिन नशिस्तें आपके सामने थी। नहीं यही तो मैं भी अर्ज कर रहा हूँ ना कि भाई ये तो शहर ही जो है नून का है। फिर तो लोग निकलेंगे ना। आपने कहा कि अगर वो खौफ की जंजीरें तोड़ के निकल के तो इलेक्शन मुख्तलिफ हो सकता है, तो रिजल्ट तो फिर यही आएगा। देखिए हो सकता है, लेकिन वो पंजाब, ओवरऑल पंजाब में या पूरे मुल्क में हो सकता है, लेकिन लाहौर की पोजीशन जो है ना वो थोड़ी मुख्तलिफ है। आप कहते हैं मुस्लिम लीग नवाज के फेवर में ही रहेगी। वो फेवर में ही रहेगी। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब आपका क्या तज्जिया है? आप भी लाहौर घूमे, बड़े भटूरे खाए आपने, जाके नाश्ते किए, देखा लोगों को क्या कर रहे हैं, अदालतों में भी गए आप, क्या सिचुएशन क्या है? देखिए मैं पहली बात तो अपने दोनों जो दोस्त हैं इनकी राय से मुत्तफिक हूँ कि ये जो 2024 के इलेक्शन हो रहे हैं, डिसीजन आ गया, ये जो 2024 के इलेक्शन हो रहे हैं, ये जो 2024 के इलेक्शन हो रहे हैं, ये आईनी और कानूनी तौर पर नहीं हो रहे हैं। ये एक सिलेक्शन है। ये पहली हमने देखा 2013 सुप्रीम कोर्ट ने डेट अनाउंस कर दी, सदर पाकिस्तान ने डेट दी, फिर आइन के मुताबिक कैसे नहीं हो रहे? देखिए पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो जो जजमेंट दी थी तो 14 मई की दी थी, ठीक है ना। 14 मई से लेके अब तक के जो जितने भी हालात और
जितने भी वाक़यात हुए हैं इनको आईनी कवर नहीं है। अभी भी जो असम्बली आएगी उसको सदर मुमलिकत ने तारीख दे के आईनी कवर दे दिया ना बॉस। नहीं देखें अभी जब असम्बली मतलब पंजाब के जो 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो 60 दिन में नहीं हो सके थे, तो जो मोहसिन नकवी साहब का टिन्योर है इसको आईनी कवर देना पड़ेगा। ये वो तो आगे इलेक्शन की डेट 22 जनवरी 2023 को निगरान वज़ीर आला बने थे। देखिए आपके चैनल को बहुत सारे लोग देखते हैं, पसंद भी करते हैं, और आप माशाल्लाह आपने अपना जो आज़ादी इजहार का जो किरदार है आपने अदा किया है। देखिए हम ये समझते हैं कि अगर एक पार्टी को फेयर एंड फ्री तरीके से आने दिया होता, जो इलेक्शन जो आईन पाकिस्तान का जो इलेक्शन के हवाले से आर्टिकल 218 है, इसमें फेयर फ्री एंड इंडिपेंडेंट सिलेक्शन का जिक्र है। ना तो ये फेयर है न फ्री है। अगर आप कहें कि जी ये जो इलेक्शन कल जो रिजल्ट आएगा इसमें कोई फेयर तरीके से आएगा, या अगर आप क्या समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे वोटिंग हो भी गई, तो क्या उस पार्टी को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टर्नआउट कितना होगा? मेरा ख्याल है कि ये 45 से ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए कि ये एक तो ये कि स्लो है, दूसरी बात ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो प्री पोल रिगिंग की है वो ये है कि जो वोटर है उसको रीशफल कर दिया है। मतलब बाप का किधर है, बेटी का किधर है, बीवी का किधर है, शौहर का किधर है, ये जो धांधली की है ना, मैं ये समझता हूँ इसमें ठीक है, आपका बड़ा ये वैलिड पॉइंट है जी, और बड़ा लोगों का कंसर्न है ये, और हम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, ये बड़ा वैलिड कंसर्न है कि लोगों का वोट मुख्तलिफ जगहों पे शिफ्ट हुआ हुआ है, लेकिन इसमें हमारी भी तो नाअहली है, हमारी भी तो कोताही है। इस पर हम देखते नहीं। इलेक्शन कमीशन मुसलसल बार बार ये कहता रहा कि अपने वोट का इंदराज करा लें, चेक कर लें। सर चेक नहीं किया गया ना, बहुत से लोगों ने नहीं किया सर। मैं आज आपको बात बता रहा हूँ, आज लोगों ने कहा मैंने अभी चेक किया, मेरा वोट किधर है। एजुकेट करना है और इलेक्शन कमीशन को उसकी जिम्मेदारी पे मुर्दर इल्जाम ठहराना है। इसलिए एक महीना पहले जब 8300 पे अपना वोट भेजा है, वो मेरा वहीं पे किसी का भी से कि किसी भी शहरी का वहीं पे था। अब जो अभी जो आया लिस्टें आई हैं, इनमें जो रीच है आपका तब्दील हुआ है जी। हाँ मेरा मैं लारस रोड का रैशी हूँ, तो मेरे जाके फेंका जनरल अस्पताल से आगे कोई बैंक स्टाफ है वहाँ पे, और ऐसे मेरी बीवी को कहीं और फेंक दिया। तो ऐसे एक शख्स है जो उनका आराम से जाके लड़ते रहेंगे। देखिए हमारा तो तब्दील नहीं हुआ और वुसअतें देगी आपको। एक बात कह दे, देखिए इलेक्शन होते हैं, सियासी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो मंशूर लेके आती हैं और अपने पिछले मंशूर का ऑडिट करवाती हैं अवाम में आकर कि हमने 5 सालों में ये काम किया, ये और ये हम करने जा रहे हैं। नब्ज पे हाथ रखते हैं। देखिए हमारे जो मुल्क के मसाइल हैं, अब 2018 में और 24 में फ़र्क क्या बेसिक फ़र्क है। लोग कहते हैं सियासी जमातों की लड़ाई में, मैं ये कहता हूँ कि जो हमारा एनालिसिस ये है कि ये इलेक्शन पार्टीज का और महंगाई का दरमियान इलेक्शन है। देखिए जो 2018 में 66 रुपये दर्जन अंडे थे, आज 400 रुपये दर्जन अंडे हैं। जो दूध का 1 किलो आता था 50 रुपए में, 60-70 रुपए में, आज वो 150 यही तो मुस्तमिक नवाज कहती है। आप 2018 की बात करते हैं, वो कहते हैं 2017 से कंपैरिजन कर लें, जब हमें निकाला गया 2016 से कंपैरिजन। देखिए लोग इतना पागल नहीं है, जन लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। देखिए पीडीएम के जो दौर था, अभी आपकी टीवी पे चल रहा था कि लोग गैस के बिल लेकर घूम फिर रहे थे। ये जो कीमतें बढ़ी हैं, इसके जिम्मेदार के मैं और आप हैं। देखिए इसके देखो जो हुक्मरान क्या होते हैं, पॉलिसियां थे। अब हमारा एक हुक्मरान जाके मनसेरा में जो ऐलान कर रहा है कि हम यहाँ पे मेट्रो बनाएंगे, इसे भाई नहीं मेट्रो तो बहुत छोटी सी बात है, वो कह रहे हैं एयरपोर्ट बनाएंगे। एयरपोर्ट देखिए राइट है मनसेरा के लोगों का, क्यों आप नहीं चाहते कि ये सारा सर अच्छा क्यों आप नहीं चाहते, एक मियां साहब ये क्यों नहीं चाहते कि केपी के अपलिफ्ट हो, वहां पे एयरपोर्ट बने। मलिक साहब आप एक मियां साहब सारा कुछ लाहौरी सारा कुछ लाहौरी बने। बाहर भी बनने हैं भाई। ये देखिए ये बात मुसाफिर कितना ले आओगे? आप चीचों की पिछले गलियां 5 में, सालों में तो चीचों की आपने गलियां लाहौर में में भी कुछ नहीं बनने दिया। मुझे बात मुकम्मल कर सर। ये जितना स्ट्रक्चर है ना, ये जो लेजिस्लेटर होता है उनका नहीं होता। लेजिस्लेटर का काम होता है पॉलिसियां बनाना। मतलब पाकिस्तान को इस वक्त जो मसाइल तो सर कौन सी सियासी जमात, चले ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। लेजिस्लेटर्स का काम है कानून साजी करना, पॉलिसी देना, और ऐसी पॉलिसी देना जो पॉलिटिकल जमातों के बरक्स सालों पे मुहित हो। कम से कम 10 साल की पॉलिसी दी जाए, वो 10 साल उस पे अमल दरामद हो। लेकिन दूसरी तरफ आपने कहा कि लेजिस्लेटर का काम नहीं है, तो किस सियासी जमात ने बलजाती इंतखाबात कराए? किस सियासी जमात ने ग्राउंड लेवल तक मजबूत किया? किस सियासी जमात? आपका क्वेश्चन ये बड़ा वैलिड और आईनी तौर पे देखिए आर्टिकल सर यहाँ पे आपको पता है बहुत सी सियासी जमातों के लीडरान मुसलसल आके एग्जांपल्स देते थे अपनी कैंपेन में 2018 की 2013 में की कि बरतानिया का बलजाती निज़ाम नाफिज किया जाएगा। उन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में
जो बलजाती निज़ाम मौजूद था उसको खत्म कर दिया, अगले इलेक्शंस नहीं कराए। आपने बड़ी सही बात की, वैलिड बात की कि पाकिस्तान की दो पोलिटिकल पार्टी ने 2006 में COD साइन किया था और उसका जो नामा पॉइंट यही था कि जब भी कोई पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो विद इन 3 मंथ आइन के आर्टिकल 140A के तहत इलेक्शन का इनेकाद करेगी और आर्टिकल 140A 2018 की जो तरमीम थी, 2010 में जो 18वीं तरमीम हुई थी उसमें ऐड किया गया था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज आज जमहूरियत का राग लापती हैं उन्होंने इसमें अपने सब शामिल है, इसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है। जी जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ भी शामिल है। न तहरीक इंसाफ ने कराए, न नून लीग ने कराए, न PTI ने कराए। हाँ, अगर हम रोते हैं तो फिर हम जाकर अयूब खान की हीरा को कहते हैं या आमिर परवेज मुशर्रफ ने किया। नईम साहब को ऐड कर दो। ये कोई जमहूरी पार्टी नहीं है। आप कहते हैं कि किसी ने कानून साजी ही नहीं की। आप 18वीं तरमीम देख लें, आप इसके अलावा वो चार्टर देख लें जो डेमोक्रेसी का हुआ, वही है। उसके दम से अभी आपके यहाँ मार्शल लॉ नहीं लगा। आप अगर देखें तो अभी भी जमहूरियत की बका है। हाँ, ये अगर ऊंच नीच है तो सब पार्टियों की वजह से है, उसमें सिर्फ एक पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन यहाँ मुझे एक पार्टी को क्रेडिट दे लेने दीजिए प्लीज, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब आपको 18वीं तरमीम दी, जब उसने 10th में ड्यू प्रोसेस की बात की, फेयर ट्रायल की बात की, तो आइन तो ठीक खड़ा है। लेकिन जब पिछली हुकूमत आई जिसका करा धरा अब हम भुगत रहे हैं, उसने भी आइन से इनहराफ किया। हमारा लीडर जब तक लीडर रहता है मांगने वाला, वोट मांगने वाला, तब तक तो बड़ा सुंदर सुंदर होता है। लेकिन जो ही वो मुतकब्बर हो जाता है तो फिर सारी चीज़ें पसे पुश डाल देता है, मुकालमा छोड़ देता है। पिछली हुकूमत जो 2018 से 2023 तक रही, बाखुदा अगर वो थोड़ा सा मुकालमे से काम लेती, थोड़ा सा डेमोक्रेसी से काम लेती, नईम साहब, तो इतना बुरा दिन आता ही ना। नईम साहब, एक बड़ा मासूमाना सा सवाल पूछ दूं, क्या आपको लगता है कि हम अभी तक लीडरलेस ही हैं? क्योंकि हर दौर में हमने कोई ना कोई लीडर को बनाया, सामने लेकर आया, उसको परवान चढ़ाया और फिर उसको लीडर बनाया, फिर दूसरे ने दूसरे को चोर कहा, पहले वाले ने पिछले वाले को चोर कहा, और मुसलसल यही सिलसिला चलता रहा और इसी के पीछे आज भी अवाम पीछे खड़ी है। देखिए सुल्तान शाह, मैं आपसे डरता हूं, बड़ा मासूमाना सवाल है। देखिए ये जो आपकी मासूमाना इन स्विंगिंग यॉर्कर है ना, इसका जवाब ये है कि मैंने शुरू में बात की कि यहाँ न्यूटन का तीसरा कानून चल रहा है। देखिए सिर्फ यहाँ सियासतदानों का कसूर नहीं है, सियासतदानों को आप पनपने ही नहीं देते। जो सियासी जमात पनपती है उसका आप रास्ता रोक देते हैं। तो यहाँ आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट का भी कसूर है, सियासतदानों का भी कसूर है। लेकिन देखिए होप के बगैर हम किधर जा सकते हैं? क्या आप देखें, इलेक्शन चले, मुझे पसंद ना हो, आपको पसंद ना हो, वैसे मियाँ साहब को तो ये इलेक्शन बहुत पसंद है, इलेक्शन तो है ना, ये तो आगे बढ़े। कौन से मियाँ साहब? कौन से मियाँ साहब? ये मेरे साथ वाले मियाँ साहब। ये चलिए जिनकी बात आप करें उनको भी पसंद है, वो भी लड़ने के लिए आए हैं पाकिस्तान। वो भी लड़ने के लिए आए हैं। ये सारी चीज़ों के पीछे देखें, इन सब खिचड़ियाँ पकाने के पीछे देखें, मैं भी हूँ, मीडिया भी है, जर्नल भी हैं, जजेस भी हैं। किसका हाथ पे आप जमहूरियत का लहू तलाश करेंगे? लेकिन आपका ये क्वेश्चन है, ये बड़ा वैलिड है, इसको पूरी कौम को और सबको मद्देनजर रखना चाहिए कि लीडर, आपने लीडर की बात की। देखिए लीडर और सियासतदान में फर्क होता है। सियासतदान हमेशा अपने अगले इलेक्शन को सिक्योर करता है, जो लीडर होता है विजन देता है। आपने बहुत टाइम लिया यार। आप जिसे कल तक लीडर मान रहे थे, आप जिन्हें कल तक अदालतें मान रहे थे, क्या उन्होंने गुल नहीं खिलाए? क्या पिछले जो जिसे आप बानिए तहरीक इंसाफ कहते हैं, उनसे बड़ी होप कौन था? अब तो यानी आप कह रहे हैं बानी तहरीक इंसाफ लीडर नहीं थे? देखिए अगर लीडर होता ठीक है, नोट कर लिया जाए, अब्दुल्ला मलिक साहब के व्यूअर्स नोट कर ले। ना मैं कह रहा हूं, देखा पाकिस्तान में वाकई सारे सियासतदान हर एक ने अपने इलेक्शन और वादे बैठ करते हैं। लीडर ऐसी बात नहीं है। लीडर मुझे आपसे डर ना लगता होता तो मैं कहता भुट्टो वादा ग्रेट। मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं, ये कह रहा हूं, लीडर भुट्टो था, अपनी बेनजीर लीडर थी, ये लोग लीडर थे, इन्होंने विजन दिया। देखिए आज ही भुट्टो साहब के आइन के तहत हो रहा है। नहीं कह सकते। मियाँ साहब बड़े खामोश बैठे हैं। मियाँ साहब आप भी सवाल का जवाब दें कि क्या लगता है आपको कि मियाँ साहब अभी उस सोच में है कि मैंने इन्हें कौन सा मियाँ कहा है, कौन सा मियाँ का है, बताएंगे खुद ही। मियाँ साहब आपकी क्या राय है? तो फिर मैं किसी और जोन में चला जाता। ये बात सुने, वो आपको फिर उन्होंने निकाहनामा खत्म कर देना था, ये भी याद रखें। मियाँ तीनों मियाँ उसमें क्राइसिस में है। अच्छा जी सुल्तान शाह, मियाँ साहब क्या आपका क्या तज्जिया है इस पे कि जिस तरह बात हुई कि डेमोक्रेसी को निचली सतह पे तो कोई भी नहीं लेके गया? नहीं, आप दुरुस्त कहते हैं। देखें पाकिस्तान का ना माहौल मुझे आज तक जो है ना वो डेमोक्रेटिक नज़र ही नहीं आया।
ना ही हमने बनने दिया है। बड़ी उसके- बदकिस्मती से हाँ, ये बड़ी कहना बदकिस्मती। उसके बुनियादी चीज़ें देखें ना, अब आप जब किसी दूसरे के छाबे में हाथ मारेंगे तो मामला ख़राब। पाकिस्तान के आइन को आप उठा के देख लें, किसी तौर पर भी, अच्छा अगर मेरा बस चले ना, यकीन करें सुल्तान शाह, मैं सूबाई असम्बलियाँ ख़त्म कर दूँ, सूबाई असम्बलियाँ ही सूबाई खत्म कर असम्बलियाँ ही ख़त्म कर दूँ। तमाम अजला में जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंटें होनी और कहो चाहिए, मियां। तमाम अजला में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होने चाहिए, और बरतानिया की तर्ज पर वफाकी निज़ाम होना चाहिए ऊपर, और नीचे ज़िली हुकूमतें होनी चाहिए, और वो अपना फैसले खुद करें। ठीक यार, है? छोटे अच्छा, सूबे एक बनाए गए, मिनट, मेरी आप बात मुकम्मल। छोटा सा सवाल मेरा ले जी जी, आप ही जारी रखिए। जी जी। फिर आपने तो ये जो इंडिपेंडेंट बना रहे हैं रियासतों को, ये जो 18वीं तरमीम है, आपने तो सबका तिया नहीं पाचा नहीं कर नहीं, दिया देखिए मेरी बात सुने, ज़्यादा मजबूत आपका सिस्टम हो जाएगा। अच्छा एक तो देखें ना, ये जो आज आपकी सारी क़यादत जो है, आप हम सूबाई को रो रहे हैं, आपकी कौमी क़यादत जो है वो किस बेस पे इलेक्शन लड़ रही है, वो सारी, तो मुझे बता दें किसने कोई मंशूर में दिया है कि जी ये हमारी पॉलिसी है। बात से मुझे वो- याद आया, सुल्तान शाह बात सुन लेना। सर। अच्छा, सब ने जो है ना कहा जी मैंने ये मेट्रो बनाई थी, मैंने फलां किया था, वो कहता है मैंने फलां किया था, वो कहता है मैंने सड़कों की टिंग बात किया है, था। ठीक है। सड़कों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब आपकी कौमी सतह की क़यादत ये कह रही है, तो आप नीचे क्या करेंगे? आप हक खा रहे हैं बलदियाती लोकल गवर्नमेंट का। अब Yes. पाकिस्तान में बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है कि किसी भी सियासी जमात ने पनपने नहीं दिया, और ये वो चूंकि इन्होंने वोट लेने होते हैं, हुकूमतें होती हैं, इख्तियारात ये अपने गिर्द इकट्ठे कर लेते हैं। सूबाई हुकूमतें तमाम तर जो लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात है अपने पास रखते हैं। खुदा की कसम अगर आप इनके तरक्याती फंड खत्म कर दें और वो दे दें आप लोकल गवर्नमेंट को, ये ये सारे सारे local ये government सारे से अगर जाएंगे। लोकल गवर्नमेंट ये हमने में देखा। नाम बता ये experiment आप देख चुके हैं। मियां साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। देखिए 18वीं तरमीम के बाद जब सूबों को शेयर गए थे, तो इसका मकसद, बुनियादी मकसद ही ये था, ये सारे इख्तियार ट्रिकल डाउन होंगे। मसलन अच्छा मुझे ब्रेक में जाना है, ब्रेक में जाने से पहले सर मियां साहब की गुफ्तगू से याद है कि जनूबी पंजाब मुहाज भी बनाया गया। हाँ, हाँ। यहाँ पे ऐसे 100 ऐसे दिन में लॉलीपॉप्स सुबह भी बनना। दिए गए और बताया गया कि साउथ पंजाब का वजीर अल्लाह उठ के लाहौर लाया गया और साउथ पंजाब में एक सेक्रेटेरिएट बना दिया गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया गया। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक। स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। कल होगा मार्का लाहौर में इलेक्शन का, और पूरे पाकिस्तान में लाहौर पे नजरें हैं, पंजाब पे नजरें हैं। 141 कौमी असम्बली की नशस्तें, पंजाब फैसला करेगा कि मरकज़ में कौन बैठेगा। बिलाखिर इंतखाबात आ ही गए। कल लाहौर की अवाम, ख़ास तौर पर पाकिस्तान भर की अवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेगी। हमारे साथ पैनल्स मौजूद हैं, नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे दो रिपोर्टर्स जिन्होंने इस पूरी कैंपेन को बहुत करीब से देखा, जाके लोगों से बात की, इलाकों के मसाइल सुने, उम्मीदवारान के इंटरव्यूज़ किए, उनसे राब्ते करने की कोशिश की। जो उम्मीदवार नहीं भी मिलता था उसको भी ढूंढ के निकाल के उससे बात करते रहे। वो भी हमारे साथ मौजूद है। राहील सैयद साहब हमारे साथ मौजूद है। राहील बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, और शेख ज़ैनुल आबदीन साहब हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। नईम साहब तो हमारे साथ हैं ही, आपका तज्जिया लेते रहेंगे, लेकिन नईम साहब आपकी इजाज़त से मैं ज़रा इनसे राय ले लूँ कि जो भी हमारी ट्रांसमिशन का जब आगाज़ हुआ तो नईम साहब ने कहा कि रौनक नहीं देखी गई। तो शेख साहब आपके पास कौन से हलके थे जो आपने कवर किए और क्या रौनक थी वहाँ पे? शुक्रिया सुल्तान शाह साहब। NA 126 और NA 127 ये जौहर टाउनशिप, कच्चा जेल रोड और फिरोजपुर रोड, बड़ा इंपॉर्टेंट हलका, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही जहाँ है। से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बजाते खुद इलेक्शन लड़ने के लिए लाहौर पहुंचे। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपको जो ग्राउंड रियलिटी है वो बताऊं तो वाकई उस हलके में भी रौनक नहीं थी। हाँ, जो एक इलेक्शन का मोमेंटम होता है ना, जो माजी में देखा गया, खा वो 2018 का इलेक्शन हो या 2013 का इलेक्शन हो, वो मोमेंटम अभी तक NA 127 में भी देखने में नहीं आया। खा के सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी है या पूरे लाहौर की जो तवज्जो है वो इस वक्त NA 127 तो पर। बिलावल भुट्टो भी आए, चौधरी सरवर हर दूसरे रोज मुस्लिम लीग काफ में होने के बावजूद रैलियां भी निकाल रहे हैं, लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध की क़यादत कराची नहीं इलेक्शन देख रही, लाहौर आके इलेक्शन देख रही है। पूरी कबीना यहाँ पे है, लेकिन वो मोमेंटम नहीं बन पा रहा अभी तक। और यही वजह है कि उस हलके में भी सिर्फ पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान ही मैच देखने में मिलेगा। और ग्राउंड रियलिटी जो इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करूं, मैंने 500 से 600 बंदों का सैंपल लिया
कि लोग किसकी तरफ हैं, तो इस मुकाबले को किसी भी सूरत में वन साइडेड मुकाबला नहीं कहा जाएगा। अच्छा, ठीक शाह है। साहब, एक यानी कांटेदार मजेदार मुकाबला इलेक्शन वहां पे देखने को मिलेगा। खा के कल सुलह हो गई, दोनों पार्टियों ने कह दिया कि हम ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी करेंगे, हम पैसे का लेन देन नहीं करेंगे, हम किसी की कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाएंगे। लेकिन इसके बावजूद जो कल 8 फरवरी का दिन होगा वो ये NA 127 में एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और मुझे ऐसी फीलिंग भी है, मेरी गट्स फीलिंग है कि NA 127 का जो टर्न आउट होगा वो मे बी जो दीगर हल्के लाहौर के मौजूद हैं 14 हल्के, उनकी निस्बत कुछ बेहतर होगा। वहाँ पे पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि जो क्राउड है या जो वोटर्स है उसको पुल आउट करें, उनको पोलिंग स्टेशन तक लेके आएँ। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उन्होंने भी कोई कसर उठा नहीं रखी, वहाँ पे उन्होंने भी पूरी मेहनत की है। जो रूरल एरियाज हैं अपने लाडले को उतारा। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। और उनके लिए कोशिश भी टिकट दी गई। हाँ, उनके लिए क्योंकि कोशिश उनको अपने हल्के से टिकट नहीं मिल रही थी, उन्होंने कहा एडजस्ट करना है, हर सूरत एडजस्ट करना है यहाँ पे। क्योंकि उन्होंने अताउल्लाह तारड़ ने उस दौर में उनका साथ दिया ना जिस वक्त उनका साथ देने को कोई नहीं था। और जलसा भी नून लीग ने तो जलसा भी किया, शहबाज शरीफ आए मरीम आई उस जलसे में। अपनी कैंपेन का आगाज बेसिकली जिस दिन मरीम नवाज ने अपनी कैंपेन का आगाज किया तो अपने हल्के से वो निकल के सीधा इसी हल्के में आई और अवाम को उन्होंने पुरजोश किया और अवाम को ये मैसेज दिया कि वो नून लीग की तरफ कायल हों। तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कहाँ खड़े हैं यहाँ पे? देखें, आपने कहा मैंने 500 लोगों का एक सैंपल किया, बिल्कुल, क्या राय क्या है? अच्छा, एक तो इसमें ऑफ द रिकॉर्ड है कि ये फैसला तो कल होना है, लेकिन क्योंकि आपने मेहनत की तो इसीलिए उसकी बुनियाद पे एक तो ऑफ द रिकॉर्ड है कि वही गुफ्तगू है जो आपकी ट्रांसमिशन शुरू होने से पहले हम कर रहे थे कि जो साइलेंट वोटर है वो साइलेंट वोटर देखें कि वो कितना निकलता है। जहां तक बात है ना PTI के हमायत याफ्ता मलक ज़हीर अब्बास खोखर साहब की, तो एक चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा कि लोग समझ रहे हैं कि ज़हीर अब्बास खोखर इस हल्के से पहले PTI के टिकट से MNA जीत चुके हैं। ये गलत है। वो उनका ये हल्का ही नहीं था। इस हल्के उनका हल्का इससे अगला था बारबेटाउन के साथ जो बिल्कुल 126 जहां पे तुकीर अब्बास खोखर हैं। तो आप देखें कि एक बंदा जिसकी ग्राउंड यहाँ पे पहले मौजूद नहीं थी, तो इजाज चौधरी का होम ग्राउंड था एग्जैक्टली, जो कि यहाँ से कभी नहीं जीते। हाँ, ना ही फ्यूचर में उनका नजर आ रहा है। तो ऐसा है कि ज़हीर अब्बास खोखर साहब उनको सिर्फ वही वोट पड़ेगा जो साइलेंट वोट होगा और कहीं ऐसा ना हो कि वो वोट सारा का सारा साइलेंट हो जाए। ठीक है, हाँ, ठीक है। मैं वापस आता हूँ नईम साहब, आपकी राय इस पे भी मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये एक जो बातें चल रही है कि एक साइलेंट एक सरप्राइज तैयार है, बार बार कहा जा रहा है कि एक सरप्राइज तैयार है। मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी ये सवाल किया कि वो सरप्राइज कितना बड़ा होगा, क्या टर्नआउट 70%, 60%, 65% इसके दरमियान आएगा, ये सरप्राइज होगा, या अगर टर्नआउट आपका 40 to 50% ही रहता है तो फिर सरप्राइज तो नहीं होगा? देखिए, जैसी सुल्तान शाह इंजीनियरिंग कर दी गई है, ना तो मुझे कोई टर्नआउट ज़्यादा नज़र आ रहा है ना कोई सरप्राइज नज़र आ रहा है। जो ये 127 की बात कर रहे थे वो असल में मुकाबला अता तारड़ का नहीं है, वो तो एक मुंशी है, वो कोई लीडर तो है नहीं है। वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का बैक वक्त मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो को, ज़ाहिर है आप एक बड़ा नौजवान लीडर तो कहेंगे, लेकिन मुझे शेख साहब से ये होप मिली कि बिलावल भी जीत सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर भी उस हल्के में देखें वो जोश खरोश नहीं है। जहाँ तक अगर फिर मैं आपके उस ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ आऊँ, देखिए, आपने जब PTI का रास्ता रोक लिया तो इसका मतलब दूसरे लफ्जों में यह है कि आपने PML खुद रोका अपना रास्ता, आपने PML इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया, मैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिफाई नहीं किया, उन्होंने रोका, मैंने नहीं रोका सर। देखिए, कानूनन आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो फिजिकल सिचुएशन और पोजीशन है ना इलेक्शन की, आपने एक्चुअली उनका रास्ता नहीं भी रोका लेकिन PMLN को बड़ा हमवार रास्ता दे दिया। लेकिन मैंने क्लैरिफिकेशन फिर भी इसलिए दिया क्योंकि आपको पता सोशल मीडिया पे एक पूरी ब्रिगेड बैठी है, नहीं साहब करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, तो मैं कहता हूँ तो फिर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला दुरुस्त है कि उन्होंने एक दलेराना फैसला किया। सर एक लाइन ले लें उसके बाद चाहे कैरी ऑन कीजिएगा। वो इसीलिए भी वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि लास्ट जो बाय इलेक्शन हुआ वहाँ पे तब 35,000 वोट वो असलम गिल ने लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। साहब उस इलेक्शन में मौजूद नहीं, तब तो एजाज चौधरी साहब की जो, इसीलिए तो मैंने तब कमेंट किया था कि एजाज चौधरी साहब की नाअहली की वजह से और उनकी कुछ ऐसी काबज़ों की वजह से टिकट नहीं मिला था। जमशेद इकबाल चीमा को टिकट दिया गया था और उनकी कंपनी कैंडिडेट थी उनकी अहलिया मुसर्रत जमशेद चीमा, और दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे क्योंकि उनके तजवीज़ और तायद कुनिंदा उस हल्के के नहीं थे और वो हल्का खाली हो गया था।
उस और वक्त यही जो सूरत-ए-हाल रिपीट हुई इस दफा। इंडियन मूवी थी वो प्लेबैक हुई थी उसमें। यही सूरत-ए-हाल इस हल्के इस मर्तबा इन इंतखाबात में भी रिपीट हुई N 122 में, जहाँ पे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ना था और उनके तजवीज़ और तायद कुनिंदा उस हल्के के नहीं थे, जहाँ से अब लतीफ़ खोसा को टिकट जारी वो जिस हल्के के थे उनके तजवीज़ और तायद कुनिंदा, आपने तो उधर से भी नहीं लड़ने उस हल्के में भिजवा उधर भी नहीं लड़ने दिया ना हमने तो। डिस्क्वालीफाइड है ना सर अदालतों से। एक बात हमें सुल्तान शाह की माननी पड़ेगी, तहरीक इंसाफ ने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से कि वो इलेक्शन से बाहर हो। हाँ, आप उनके ये देखें, ये हल्के में जहां आप कह रहे हैं कि लड़ ही नहीं सके थी तहरीक इंसाफ, बिलावल वाला इतने वोट लिए वो गिल साहब ने। 1 to 7। फिर जो आप देखें कि जब असम्बली टूटती है, सूबे तोड़े जाते, अगर ये ना सूबे तोड़े जाते, अगर इमरान खान के अंदर ये करज होती मकालमे की, तो आज इमरान खान खेल से बाहर ही ना होते। इमरान खान ने एकदम वो इतना छा गए थे, इतना मुतकब्बर हो गए, फिर इतने यू टर्न हो गए, फिर उनकी वो इतनी बातें कि इधर कुछ कह रहे हैं उधर कुछ कह रहे हैं, उन्होंने पूरी केमिस्ट्री हिला के रख दी पॉलिटिक्स की, तो उसका वो ज़रूर भुगत रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहूँगा, मैं एक डेमोक्रेट हूँ, फिर भी इमरान खान को वो मौका देना चाहिए था जितना इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए था। कम अज कम उनसे बल्ला ना छीनते यार, फिर भी कोई क़यामत नहीं आनी थी। आपने उनके हाथ बांध दिए, और इस बांधने के बावजूद मेरा ये क्वेश्चन है, आप दोनों भाई तो रिसर्च करने वाले हैं, रिसर्चर है, हम तो बैठ के हमें रनिंग कमेंट्री करते हैं, आप खेलते हैं मैदान में, अगर फिर भी चंद वोट निकल आते हैं इमरान खान के, तो आप मुझे इजाजत दें मैं इनसे सवाल करूं। मेरा आपसे एक सवाल है, उसके बाद आप चाहे सवाल कर लीजिए कि मेरा आपसे एक सवाल है कि वोट तो निकलेंगे, नहीं, जीतने वाले वोट निकल आए। पाकिस्तान की अगर तारीख करामत अली में खोखर के हल्के में जीतने वाले निकल आए। पाकिस्तान की तारीख में 1970 से लेके आज तक कोई सियासी जमात खत्म नहीं हुई। सियासी जमात एग्जिस्ट करती है, जितनी मर्जी कोशिशें हो जाए, लेकिन अब ऐसे तो ना करें ना कि हमदर्दियाँ अपनी तरफ, पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होना अपनी तरफ, लेकिन एक आइन और कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद है, अदालतों का फैसला है, अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया, ना आपने किया ना मैंने किया देखिए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का ये प्रॉब्लम है कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात उस तरीके से नहीं करवाते जिस तरीके से करवाना चाहिए। ये तमाम सियासी जमातें जमहूरियत के चैंपियन बनती है, सिवाय जमात इस्लामी के एक वाहिद जमात है जो अपने पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाती है, लेकिन बाकियों ने फिर भी सर लेकिन उन्होंने सिर्फ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराना है, लेकिन बाकियों ने फिर भी लीगलिटीज पूरी की। तो ये ना आपने कहा था, ना मैंने कहा था, ना रहीम साहब ने कहा था, ये बड़ा पसंद करते हैं उन्हें। इजाज़त दें, इसमें तो कोई शक नहीं है, मैं आपकी ये बात मानता हूँ कि इमरान खान ने पूरे उस दौर में लड़ाई झगड़े तो किए, लेकिन होमवर्क नहीं किया अपना, जिसका उन्होंने खमियाजा भी भुगता। क्या उसकी अहम वजह ये नहीं है कि हर दौर में जो लीगल टीम है तहरीक इंसाफ की, वो ऐसे तब्दील होती रही कि कहीं और से किसी को बुला लिया जाता है, कभी पार्टी का कोई और रहनुमा किसी और वकील को लाके बिठा देता है कि ये अब लीगल टीम देखेगा, एक यूनानिमिटी नज़र ही नहीं आई। देखिए, असल में उनकी वो लीडरशिप जो जितना बड़ा वो चमत्कार उन्हें समझा जाता है, वो एज अ वज़ीर आज़म तो नज़र नहीं आता। बहसीत अपोजिशन लीडर वो कल भी बड़े थे, मुस्तकबिल में भी आपको बड़े नज़र आएंगे। देखिए, ये कप्तान पे डिपेंड करता है, लीडर पे डिपेंड करता है कि पहले हाफ में सारी जो टीम है क्या उसे येलो कार्ड या रेड कार्ड देख के टीम से बाहर आना है या मैच एंड तक खेलना है। तो वो बहसीत लीडर अपने जो इतना बड़ा उनका वज़न था, जो अपने ही वज़न से वो गिरे हैं। देखिए, उनका वोटर भी है, पार्टी ख़त्म नहीं होती। मैं छोटी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। 1997 के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के 18 कौमी असम्बली के मेंबर थे। 2002 का इलेक्शन आता है, फिर PMLN के सिर्फ 17 थे। उसके बाद क्या आता है, 2008 का इलेक्शन आता है, वो आधा वो पंजाब लेते हैं, वो पूरा पाकिस्तान लेते हैं। फिर वो अभी इमरान खान का आधा इम्तहान बाकी है, क्या वो यहाँ से उठाएंगे तो या रिवर्स लग जाएगा काफ लीग का। उनकी लीडरशिप का इम्तहान तो अभी मैं समझता हूँ शुरू हुआ है। मुझे इस पे तरस नहीं आता, इसलिए तरस नहीं आता, मैंने पीपल्स पार्टी को कोड़े लगते देखे हैं, मैंने पीपल्स पार्टी को कला बंद देखा है, मैंने पीपल्स पार्टी के खवातीन को मार खाते देखा, कुछ तो होता है। लेकिन हम अगर हिस्ट्री फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। कौन सा हल्का कवर कर रहे थे? मैंने हल्के तो सारे किए हैं, लेकिन 1 to 1, 1 to 7 जिस तरह शेख साहब कह रहे थे, इस पर ज़्यादा थोड़ा सा
काम किया, थोड़ा सा उधर सर्वे किया। आपकी क्या राय है? आपने जाके लोगों से बात की होगी, पार्टी के उम्मीदवारान से बात की होगी, आज़ाद उम्मीदवारान से बात की होगी, क्या गहमा गहमी क्या थी इलेक्शंस की? नहीं देखिए, इंतखाबी गहमा गहमी तो मौजूद है। आप सड़कों पे जाते हैं, गलियों में जाते हैं, आपको बैनर्स नज़र आते हैं, फ्लैक्सेस नज़र आती हैं, लेकिन जो इंतखाबी रंग है वो मौजूद नहीं है। जिस तरह माजी में पीपल्स पार्टी के तराने गूंजते थे और बड़ा एक एक्टिविटी होती थी उनकी, आपको पता उनके तरानों में बड़ा जोश और जज्बा होता था, उनके कारकुन बड़े मुतहरिक होते थे, वो चीज़ नहीं नज़र आई। इसी तरह एक बड़ी पार्टी क्योंकि बाहर है इलेक्शन से, आज़ाद उम्मीदवार देखिए पीपल्स पार्टी की वजह यह है कि बिलावल भुट्टो तो मौजूद है ना। आप एक आपकी पार्टी के चेयरमैन इधर लड़ रहे हैं और उन्होंने तमाम पीपीएस के उम्मीदवार और तमाम क़यादत जो है वो पंजाब आके बिठा दी। जिस तरह आपने बात की तो रंग जमना चाहिए था, रंग नहीं जमा। शेख साहब ने कहा कि आपने 33-34 हज़ार वोट उधर से लिया जब पीटीआई नहीं थी, आपने उस वक्त लिया वोट, अच्छा वोट लिया। तो अभी भी उनको यही होप है कि हमने उस वक्त 33-34 हज़ार वोट लिया था असलम गिल जैसे लीडर ने, तो बिलावल से उनको ये होप है कि शायद उधर वो बहुत ज़्यादा कांटेदार मुकाबला उधर लगे उनको। लेकिन मैंने जो ग्राउंड में जाके देखा है कि वो शायद मुकाबला तो अच्छा हो लेकिन बहुत ज़्यादा कांटेदार शायद ना हो। मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, 2018 में भी बहुत सी मुश्किलात थी। हमने एक मंजर वो भी देखा कि पिंडी से राजा कमरुल इस्लाम को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके 2 छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों से बाहर निकल के कैंपेन के लिए बाहर आ गए और माहौल बना दिया। अब उस दौरान भी आपने बहुत से सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां देखी, तो ये माहौल क्यों नहीं बन सका? जिस तरह इन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त देखा, मुश्किल मराहल में देखा, कहीं तरीके इंसाफ पहले मरले में ही फेल हो गई है। लेकिन 2 वजह बहुत बड़ी बनी ना। उस वक्त अगर कारकुन या लीडरशिप गिरफ्तार हो रही थी, उनके कारकुन मौजूद थे, उनकी पार्टी मौजूद थी, उनके निशानात मौजूद थे, गहमा गहमी थी, लोगों को होप थी कि हम। अब इधर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों की कि उनके निशानात लोगों को नहीं पता कि कौन सा हमारा है। आप उनके फ्लैक्स लगते हैं उतर जाते हैं, बैनर्स लगते हैं उतर जाते हैं, उस तरह कंपेन नहीं वो कर पाए, घरों से नहीं निकल पाए क्योंकि बहुत सी लीडरशिप अभी भी रिपोर्ट है। तो लोगों में तो वो कहीं नहीं है, वो अपने वर्कर जो हैं उनके ज़रिए वो अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब बहुत बड़ी आबादी है जिनको ये नहीं पता कि उनके हल्के में कौन सा उम्मीदवार खड़ा हुआ है और कौन सा उसके निशानात हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी गहमा। आप क्या समझते हैं? क्योंकि ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है जो आप कह रहे हैं। इसकी रिपोर्टिंग भी हुई, सब कुछ हुआ और मुसलसल सोशल मीडिया पे भी कैंपेन चलती रही। टेलीविज़न बहुत से तरीके इंसाफ के साथियों को पसंद नहीं है, लेकिन टेलीविज़न ने भी अपना हक अदा किया और उनके लिए आप भी आवाज़ उठा रहे हैं, हम भी आवाज़ उठा रहे हैं और आवाज़ उठती रही। लेकिन ये एक तरफ सियासी पॉइंट स्कोरिंग, एक तरफ हमदर्दी लेने के लिए भी पॉइंट अच्छा है। आप क्योंकि पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, आपने इस पूरी कार्रवाई को देखा, आप नहीं समझते कि तहरीक इंसाफ की अपनी लीगल टीम की नाअहली रही है बहुत बड़ी? नहीं, आप लीगल टीम की नाअहली तो देखें, एक्सपर्ट ही बता सकते हैं कि वो नाअहली उनकी कितनी और क्या है। इधर बैठ के तो हम तजिया कर सकते हैं ना। बहुत सी चीज़ें जब आप वैलिड जाके जाते हैं अदालतों ने उस पर फैसला करना है कि आपका क्या, ये मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, सॉरी, ये आप तजज़िया बताएं ना भाई, आप ज़्यादा ऑन ग्राउंड मौजूद है। हम ऑन ग्राउंड तो ये मौजूद हैं जो शेख साहब ने कहा कि जो हम जब सर्वे करते हैं लोगों का, जब पूछते हैं लोगों से कि आपने किसको वोट देना है, तो वो चीज़ें बहुत सी क्लियर हो जाती हैं आपको कि इधर किसका रुझान ज़्यादा है और कौन सा अभी भी पॉपुलर है उधर। अब शेख साहब ने जिस तरह कहा कि बॉक्स से वोट निकलते हैं या नहीं निकलते, वो बात की बात है। लेकिन अभी भी अब अगर आपसे एक और सवाल पूछता हूं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि शेख साहब से भी ये सवाल है कि लाहौर की कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें हैं, क्या आपका प्रेडिक्शन क्या है कि कितनी नशिस्तें मुस्लिम लीग नवाज के पास आएंगी, पीपल्स पार्टी कौन सी नशिस्त जीतेगी और आज़ाद उम्मीदवार कितनी नशिस्तों में? देखें, नंबर दे एक। बॉस नंबर तो आप उस वक्त देंगे कि जब आपको ये पता हो कि आपके पास लाहौर के तमाम हल्के देखे हैं मैंने, फेयर प्लेइंग फील्ड हर एक को मौजूद है, लोगों के पास पता है कि इनका कौन सा निशान है, निशान को मोर लगना है। सर लाहौर जैसे शहर में लोगों को नहीं पता। मैं अभी आपको मोबाइल दिखाता हूँ, लोगों ने अभी भी आप मेरे मोबाइल में पैगामात देख लें, पढ़ लें, तो आपको पता लग जाएगा। बहुत से लाहौर जैसे शहर में नहीं पता, ये नहीं, मैं अभी भी बता रहा हूँ, नहीं पढ़ लें, उसमें है कोई नहीं, तो अभी भी मैं आपको बता रहा हूं। अभी आप कोई नंबर नहीं दे सकते। कांटेदार दे सकते हैं, सुल्तान साहब कांटेदार दे सकते हैं। दो फैक्टर्स और 2 ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर गौर किया जा सकता है। अगर तो टर्न आउट 2018, 2013 या 1970 वाला है कि ये जो टर्न आउट है ये बिलो 50% रहता है, तो फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं वो तो कैलकुलेट की जा सकती हैं। और अगर ये 65% या 60% पे टर्न आउट चला जाता है, जा सकता है। नहीं देखें जी, जो ऑन ग्राउंड देखें आप गए, ये तो पाकिस्तान की तारीख में 1970 के इलेक्शन में गया, लेकिन जा सकता इस वक्त की सिचुएशन है कि 60% क्रॉस करेगा टर्न आउट। देखिए होना चाहिए, हमारी तो दुआ है, लोगों को निकलना चाहिए, वोट दे जिसको मर्जी वोट दे। इनका मेरी तो ख्वाहिश है कि 100% टर्न आउट होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ मेरा पर्सनल तजिया है
कि ये जो टर्न आउट है अगर बड़ा को मैक्सिमम कुछ ज्यादा नहीं होगा सर, मेरी ख्वाहिश तो ये है ना कि हर बंदा वोट कास्ट करने के लिए निकले, लेकिन देखिए यहाँ पे मैक्सिमम शाहजी ये 55% पे जाएगा, और अगर ये 55% पे चला जाता है तो ये उन तमाम लोगों के लिए मैसेज है कि कोई सरप्राइज नहीं आने वाला। जो ये लोग सोच के बैठे हैं कि साइलेंट वोट निकलेगा, मैं इन्हीं लोगों से सीखता हूँ, इन्हीं से अपना तज्जिया जो है उसे तरतीब देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि लाहौर का रिजल्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फेवर में आएगा, मोर देन 95% उस फेवर में जाएगा। जो मेरी परसेप्शन है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, इसमें बहुत सारी वजह शायद उनकी मकबूलियत नहीं है। जो PTI है उसका मोरल डाउन है, उस मोरल की वजह से, निशानात की वजह से। लेकिन सर देखें ना दादू वजह डेटा तो नहीं झूठ बोलता था, डेटा तो ये कहता है कि 2013 का इंतखाबात जब के तरीके साहब का बूम आया, मीनार पाकिस्तान का जलसा आया तो वोटर टर्नआउट 54% था। 2018 में कम हो गया, 51% था, बूम था, गवर्नमेंट बन गई तरीके इंसाफ की, लेकिन वोटर टर्नआउट तो 51% था। इस मरतबा ऐसा क्या होगा कि वोटर टर्नआउट 60% क्रॉस कर जाएगा? वही है ना, वही है सर। मेरे ख्याल में 8-10% वोट यही है जिसका सिम्पति है या लोग एलिमेंट मौजूद है, अगर निकलता है तो। आलिया हमजा इलेक्शन लड़ रही है, जेल से इलेक्शन लड़ रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वो जेल से इलेक्शन लड़ रही हैं। शेख इम्तियाज है वो मफरूर है, वो इलेक्शन लड़ रहा है। हाफिज निशान रशीद है वो जेल। तो ये तो एलिमेंट हो सकता है कि लोगों ने हमदर्दी की बुनियाद पे वोट दे दिया। सर हमदर्दी की बुनियाद पे जो टर्न आउट है उसमें 10% तो इजाफा नहीं होगा ना, 1% तो इजाफा हो सकता है। ये जो जेल से कोई नहीं, जेल से इलेक्शन लड़ाया जाता है सुल्तान, ये सोचा जाता है कि मेरा प्लेयर बहुत हैवी वेट है और फिर सिंपथी भी ली जाती है, वरना कौन कहता है जेल के बाहर भी तो जेल के इलेक्शन का फायदा जिमनी इलेक्शन में होता है उस कैंडिडेट को, जनरल इलेक्शन में फोकस है कैंडिडेट पे। हाँ, जनरल इलेक्शन में कभी भी नहीं हुआ है। PTI को सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है उसके निशान ना होने की वजह से, तो बहुत ज्यादा टर्नआउट आप नहीं देख पाएंगे। ये बात दुरुस्त है, 1 या 2% शायद फर्क पड़ जाए, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। PMLN को देना पड़ेगा कि हर दौर में, हर हालात में यहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने, और उनका अपना बहुत बड़ा वोट बैंक है। लाहौर की हद तक अगर बात करें तो उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर आप फेयर प्ले फील्ड भी आप दे देते ना तो तब भी मुकाबले होते। बिल्कुल ये नहीं है कि मुकाबला तो वन साइडेड नहीं होना था, मुझे तो फिर भी नूनी का मुकाबला भारी लगता है। अच्छा, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। हाँ, इस पॉइंट को मेरा नहीं ख्याल कि डिस्कस किया गया है। ये आप दोनों क्योंकि फील्ड में मौजूद रहे, मैंने खुद जाके प्रोग्राम्स किया, हर हल्के में गया। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। जब आप पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं इलेक्शंस के हवाले से तो आप ये कहते हैं कि सरप्राइज एलिमेंट मौजूद है, तो दूसरी तरफ एक एलिमेंट वो भी है कि एक जमात जो पंजाब में डिलीवर कर रही है या वो क्लेम ये करती है कि हमने बहुत ज़्यादा काम किया, उनका वोटर सपोर्टर ऑन ग्राउंड तो मौजूद है, तो उसको नहीं अहमियत दी जाती। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इन्होंने जो बात की ना, ये इसी के ये कितने सीटें निकाल लेंगी, जिस तरह आप ये इशारा करें। उन्होंने कह दिया 95%, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ कि 11 या 12 सीटें, 2 या 3 सीटों पे, 14 सीटों में से 2 या 3 सीटों के ऊपर सरप्राइज मिल जाएगा। वो सीटें आपके भी नॉलेज में, लाइक सलमान अकरम राजा वाली उसकी सीट के ऊपर मुकाबला है। इसी तरह अच्छा, इस सीट पर भी डिस्कस कर लेते हैं। जो सलमान अकरम राजा वाली सीट है, ये तहरीक इंसाफ अपनी सेफ सीट तस्वर करती है। 1997 के इलेक्शन में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नशिस्त भी नहीं थी, तो ये वो हल्का था जहां से तकरीबन 30,000 के करीब वोट तहरीक इंसाफ को पड़ गया था। तो ये बड़ा सेफ हल्का है। ये वो हल्का है जहां से मुसलसल 2 मरतबा रुकने कौमी असम्बली बन गए, इसके बावजूद कि उनके बारे में कहा जाता था कि वो लोगों से मिलते नहीं है। ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल शफकत महमूद, पूरा नाम उनका लेना ज़रूरी है कि उन्होंने भी किसी के साथ सलाम दुआ करनी, किसी के साथ गपशप करनी। नाज़रीन वेलकम बैक। बात कर रहे हैं लाहौर में हलकों की, और कल जो कौमी असम्बली के इंतखाबात पे ख़ास तौर पे नज़र होगी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कौन बनेगा ये फ़ैसला करना है पंजाब ने। पंजाब की 148 नशिस्तें हैं। लाहौर पंजाब का दिल, पाकिस्तान का दिल। बड़ी कोशिश की कहा गया मुसलसल कि हर जमात ने ये क्लेम किया कि लाहौर हमारा है। पीपल्स पार्टी से लेके मुस्लिम लीग नवाज से लेके तहरीक इंसाफ तक मुसलसल ये क्लेम करती है कि लाहौर हमारा है। लाहौर वो शहर है जहाँ से तहरीकों का आगाज़ हुआ और उसके बाद हमने देखा कि हुकूमतें भी बनी। तो लाहौर का एक अहम हल्का जिस पर हम ब्रेक में जाने से पहले डिस्कशन कर रहे थे, हल्का NA 128,
जिसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेफ हल्का है। 2013 का इंतखाब हो या 2018 का इंतखाब हो, इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की नशिस्त भी जीती और इसके नीचे सूबाई असम्बली की नशिस्त भी मुसलसल तहरीक इंसाफ ने जीती। तो इस हल्के में इस वक्त जो आज़ाद उम्मीदवार हैं सलमान अकरम राजा, उनका मुकाबला है ओन चौधरी के साथ। ओन चौधरी सबको मालूम है कि तहरीक इंसाफ में कितने अहम रहनुमा रहे, बानी चेयरमैन PTI के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा और फिर उन्होंने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा और उन्होंने आके IPP ज्वाइन कर ली। लेकिन वो IPP के कैंडिडेट नहीं है, वो IPP के साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज़ के भी कैंडिडेट हैं। और जब अपनी सियासी कैंपेन कर रहे हैं तो उनके इश्तिहारात पे भी एक तरफ उनका इंतखाबी निशान है तो दूसरे मुस्लिम लीग नवाज़ का इंतखाबी निशान है। तो इसका इम्पैक्ट कितना होगा, ये मैं अपने रिपोर्टर से भी जानूंगा और तज्जिया भी लूँगा नईम साहब का इसमें कि इसका इम्पैक्ट कितना होगा कि तहरीक इंसाफ का ये हल्का, जिस तरह मैंने बताया कि 97 से लेके ये आज तक वो हल्का है जहाँ पे तहरीक इंसाफ को मुसलसल वोट पड़ता रहा है। नईम साहब, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप ये भी देखिए ख्वाजा हसन इस हल्के से बहुत ज़्यादा वोट लेते रहे हैं। ये नहीं हुआ कि कभी ये पोलराइज्ड हुआ हो, हमेशा कांटेदार मुकाबला हुआ। अब उस कांटेदार मुकाबला को देखें और ओवरऑल सूरत हाल को देखें तो मुझे तो अब सलमान अकरम राजा कहीं नज़र नहीं आते। ओन चौधरी को जैसे आपने फरमा दिया कि उनको वोट मिलेगा मुस्लिम लीग नवाज़ का, तो इसमें जब उससे पीछे जाएं, 2018 में जाएं, 2013 में जाएं, तो मुस्लिम लीग नवाज़ की ये महफूज तरीन सीट थी। इसका रिज़ल्ट भी कुछ इंजीनियर्ड रिजल्ट आता रहा। 2 दफ़ा शफकत महमूद के इंजीनियर था। मैं उस हल्के का बासी हूँ। अच्छा, उसमें दोनों दफ़ा रिजल्ट ही इंजीनियर्ड आया और मैं शफकत महमूद के करीबी हल्कों को भी जानता हूँ। अब शफकत महमूद भी वहाँ नहीं है और वो पज़ेराई भी वहाँ नहीं है और वो वहाँ तो उन्होंने जमा कराए थे, मंजूर भी हो गए। उसके बाद बहुत सी तनकीद हुई कि ये तो मंजर से ही गायब हो गए, इसलिए फिर टिकट भी जारी नहीं, वो सियाने हैं क्योंकि उन्होंने मजीद जमानत जब्त करवाना उनका बनता नहीं था 2 इलेक्शन वहाँ से जीतने के बाद। ये वो हल्का है जहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ के कायदीन की रिहाइश गाहें भी हैं, उनका पार्टी सेक्रेटेरिएट भी है, ये वो हल्का है। और इस हल्के में 2013 में और 2018 में तहरीक इंसाफ जीती। शेख साहब, आपसे दोनों इस दफा वैसे मेरा सवाल ये है कि इस पे कि इस मर्तबा क्या कैंडिडेचर पे भी मैटर करेगा? एक मजे की बात बताऊं, एक मजे की बात फिर आप, वो सिर्फ इतनी है कि इस दफा मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत शेर के अलावा किसी और पर ठप्पा लगाएगी। पहली दफा ये होगा कि वो अपने पार्टी को नहीं देंगे, वो आपको वोट जारी। ये मैंने पॉइंट उठाना था। वो उन्होंने नवाज शरीफ साहब का वोट भी इसी हल्के में है, मरियम का नहीं है, बाकी तमाम अहले खाना का। अगर जाके वो वोट डालेंगे इतनी जल्दी वो उकाब को देंगे तो सीट इतनी जल्दी तज्जिया ना दे दें कि वो उकाब को वोट देंगे। ये भी कोई भी ऑप्शन हो सकती है। वोट तो वो कास्ट करने के लिए, हाँ, वोट तो कास्ट करने के लिए वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। सलमान अकरम राजा को नहीं देंगे और कोई है नहीं, पर्ची खाली भी छोड़ी जा सकती है। ये भी ऑप्शन वोट होता है। देना चाहिए, वोट जाया नहीं करना चाहिए, वोट वोट देना चाहिए। और अगर इमरान ये करेंगे, वोट तो उन्होंने देना, हमने सिर्फ बताना है कि वो आपको वोट लगाएंगे। ये मेरे सीनियर हैं और इनका ज़्यादा तजर्बा इस मामले में। मैं समझता हूँ कि इस हल्के में वाकई ही मुकाबला होगा। उसका एक फैक्टर मैं सुल्तान शाह साहब आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके ऊपर आप भी पॉलिटिक्स में खुद भी पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स को भी बड़ा कवर करते रहे हैं। मुझे लगता है कि इस हल्के में इसलिए मुकाबला होगा क्योंकि वोटर के पास कोई नॉन सिंबल मौजूद नहीं है। उकाब चील याद करवाना लोगों के लिए भी मुश्किल है और जो रैकेट निशान है वो भी याद करवाना लोगों के लिए मुश्किल होगा। तो एक ये फैक्टर हो सकता है जिसकी बिना पे ये वो हल्का है जो टोटली कॉन्स्टिट्यूएंसी लाहौर है, कोई थर नहीं सर। मैं वही बात कर रहा हूं ना, ये वो हल्का है जो टोटली अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुहित है और इसमें मोस्ट इलाके आपके वो जिसको कहा जाता है देसी जुबान में कि एलीट का इलाका है। इसमें आपका गुलबर्ग है, इसमें आपका मॉडल टाउन है, इसमें आपका गार्डन टाउन है, आपका फैसल टाउन है। ये वो इलाका है जो टोटली अपर एलीट के इलाके भी शामिल होते हैं इसमें। तो इसमें ये इतना बड़ा फैक्टर शायद ना हो। मैं उसमें फैक्टर यहाँ पर ये होगा कि क्या IPP का तो वोट एग्जिस्ट नहीं करता। IPP किसी भी सियासी जमात का वोट बुनियाद से तो नहीं बनता ना। बाय द टाइम आप इलेक्शन प्रोसेस में जाते हैं वोट बनना शुरू होता है, लेकिन IPP का वोट तो एग्जिस्ट नहीं करता। आप क्या भाई नोट कर लीजिएगा, इस हल्के का टर्नओवर सबसे कम होगा लाहौर। क्या ओन चौधरी तहरीक इंसाफ का वोट तोड़ने में कामयाब होंगे?
देखें जी, ये तो ज़ाहरी तौर पे भी नज़र आ रहा है। एक बात उसमें सिर्फ पहले ले लें कि 5,69,464 बंदों को ये बताना कि मेरा निशान रैकेट है, मेरा निशान चील है, मेरा निशान उकाब है, इसको भी लाजमी मलहूज़े खातर रखना पड़ेगा। चाहे ये थर नहीं है, चाहे ये अर्बन एरिया है, लेकिन तमाम लोगों तक सिर्फ एक माह के अंदर अपना निशान पहुंचाना एक लाहौर में बहुत हल्कों में ये मसला हुआ, मैंने जाके प्रोग्राम किए लोगों से कि ये मसला है, ये वैलिड है। अब जी हमारी बात तो आपने मान ली सर, सलमान, पहले मैंने आपको कहा था तो आपने इसको डिनाई किया था हमारी इस बात को, लेकिन अब आप खुद ही इस बात को मान लिया, तो ये अच्छी बात है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं इसलिए कह रहा हूं सारी बातें मानी नहीं तुझे। अब वोट किसने लेना है? इस हल्के में पर्सनैलिटी ने वोट लेना है। पर्सनैलिटी, सलमान अकरम राजा पर्सनैलिटी, ओन चौधरी पर्सनैलिटी। जिस तरह ओन वोट नहीं देंगे बाबू। देखें जी, ये भी आपकी बात किसी हद तक वैलिड होगी। इसके बावजूद मैं कहता हूं कि लाहौर के कई ऐसे हल्के हैं जहां पे एक कैंडिडेट जाती वोट 20 से 25 हज़ार लेके बैठा होता है। आप मुझसे ज़्यादा आपका फील्ड का तजर्बा है। ओन चौधरी लोगों में घुलता मिलता है, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहा है, उसने फील्ड वर्क भी बहुत किया, उसने अपने जो दफातर कॉन्स्टिट्यूएंसी है बाय द वे। हाँ, ओन चौधरी की ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो इसी हल्के से बिलोंग भी करते हैं, तो वो इस कैंपेन में उन्होंने लोगों से काफी अपना मेल मिलाप भी बेहतर किया। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा रेप्लिका शफकत महमूद का। सलमान अकरम राजा साहब के पास एक पोर्टफोलियो है कि वो बानी पीटीआई के वकील हैं और वो समझते हैं कि मेरा यही पोर्टफोलियो सबसे बड़ा है। वो भी नवाज शरीफ के भी वकील है। तो बात ये है कि उनका लोगों के साथ जो मिलना जुलना है, उस तरह कैंपेन करना। में अगर आप दोनों ने कवर किया तो ये वो हल्का है जिसमें सलमान अकरम राजा ने अपनी प्रॉपर कैंपेन की है, इसमें रैलीज निकली है, इसमें कोई दो नहीं है। दो चीजें हैं, इसमें कैंपेन हुई है। इसमें दो चीजें हैं। पीटीआई के इस दफा बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जो सियासी बैकग्राउंड नहीं रखते, वकील आगे ज्यादातर ना। एक ये भी प्रॉब्लम है कि आप उस हल्के के नहीं है, दूसरा आपके अंदर वो सियासी एक्टिविटी नहीं है आपकी, ना आपके सियासी लोगों के साथ मरासी में, ना उस हल्के के लोगों के साथ मरासी में। आपको टिकट मिली है एक सिनेरियो में और आपने आके इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया। तो जो सियासी लोग हैं जो उधर पहले से मौजूद हैं और घुलते मिलते हैं लोगों से मिलने, तो उनको थोड़ा सा एज तो लाजमी है। जो जिससे इन्होंने बात किया शेख साहब ने कि उमर सोहेल ज़िया भट्ट को उतारा गया, जो उधर उतारा, जो इसी हल्के से रुकने कौमी असेंबली रह चुके हैं और अच्छे मार्जिन से जीते। ये सियासी लोगों को तो एज होता है, उनके राब्ते हैं, उनकी हर चीज़ है, कॉर्नर मीटिंग हर चीज़। इस हल्के की एक और तारीख है, वो हमारे व्यूअर्स को मोस्टली याद होगी, आप लोगों को भी याद होगी कि ये वो हल्का है जहाँ पे सूबाई असम्बली की नशिस्त पे चौधरी मुन्ना सलाई ने भी इलेक्शन लड़ा था। बिल्कुल ऐसा ही है। और उस वक्त इलेक्शन लड़ा था जब पाकिस्तान मुस्तबनी काफ का अरूज था, जब वो हुक्मरान रहे, और उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन लड़ा गया और वो यहाँ से उनको शिकस्त हुई थी। बिल्कुल जी, डॉक्टर सईद अलाइस। और उसके बाद भी इस जगह पे एक बड़ा मार्का हो चुका है। तब इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लाइनें थी वो किसी और तरह थी, लेकिन इलाका ये गढ़ी शाहू का बनता था, जिसमें सरदार अयाज सादिक थे और अब्दुल अलीम खान मद्दे मुकाबिल थे। और तब भी सरदार अयाज सादिक आई थिंक 2 या 3 हज़ार वोट की लीड से जीते थे। वो मैंने और आपने उस वक्त एज ए रिपोर्टर कवर भी किया था। तो इस हल्के में मैच माजी में अच्छा खासा पड़ता रहा। एक और इम्पोर्टेंट हल्का है जो है 117, जहां पे मुस्तमीक नवाज ने अपनी कंफर्म सीट आईपीपी के नाम कर दी। इस पे नईम साहब क्या कहेंगे? विनिंग कैंडिडेट को साइड पर कर दिया और कहा कि अब्दुल अलीम खान को यहाँ पे लाया जाएगा, मैदान में उतारा जाएगा। देखिए, जब सीट एडजस्टमेंट की बात आती है, जब तहरीक अदम इत्तेमाद के दिनों को गिना सोचा समझा जाता है, तो फिर एहसान उतारने भी पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर लोग वोट देंगे तो वो अलीम खान को नहीं देंगे, वो उस दस्ते शफकत को देंगे जो दस्ते शफकत अलीम खान के सर पे मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ का है। तो मेरे ख्याल में ये कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है, ये वो सीट जीतेंगे। तो सर कुर्बानी तो फारूक हबीब बेचारे ने भी दी, फियाजुल हसन चौहान साहब अब तो बहुत ज़्यादा गुफ्तगू भी करते हैं, उनके लिए सीट एडजस्टमेंट नहीं की गई। इधर कुर्बानियों का ख्याल रखा गया, उधर नहीं रखा गया। उनका मिला भी नहीं सकते उनको और इनको। कुर्बानियों की अगर बात हो रही है ना, कुर्बानियां तो फिर वोट तो बराबर है। देखिए, मैं जिस तरह आम आदमी का वोट बराबर है, उस तरह अदम एतमाद की तरीक में मेंबरान का वोट बराबर है। सुल्तान शाह, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पिछले हफ्ते अजान मगरिब का वक्त हुआ जाता है जी, तो अजान की ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। चलिए सर। नाज़रीन, वेलकम बैक। स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है। कल होना है पाकिस्तान में आम इंतखाबात का मार्का,
और कल अवाम ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना है। इस पर हमारी गुफ्तगू जारी है। हमारे पूरे पैनल में आपने तज्ज़िया भी सुना, हमने रिपोर्टर्स की राय दी, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है इस पर भी बात की हमने। इस वक्त हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर डॉक्टर महबूब हुसैन साहब ने, इनसे भी जानेंगे कि क्या सूरत हाल है, क्या लग रहा है, इंतखाबात का इन्होंने माहौल कैसे देखा और क्या लगता है कि आइंदा सूरत हाल क्या बनेगी। और ख़ास तौर पे हम इनसे ये दरख्वास्त करेंगे, प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, कि ये लोगों को कायल करें, बताएं कि वोट देना कितना इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में। सबसे पहले यहाँ से शुरू करूँगा कि ज़रा लोगों को ये समझाएं, बताएं कि वोट की अहमियत क्या है। बिल्कुल जी, अगर इसकी तारीख देखी जाए तो पाकिस्तान खुद एक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए वजूद में आया और वोट की तो बहुत ज़्यादा अहमियत है। और पाकिस्तान के जो 11वें आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और आप देखें कि ये एक कॉन्टीन्यूटी है, तसलसल है उस जमहूरी अमल का, जिसे हमें बहरहाल अप्रिशिएट करना चाहिए। और पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं, बिलाखिर उन्होंने एक तवील अरसे के बाद लोगों को ये कन्विंस कर लिया है कि ये इलेक्शन वाकई होने जा रहे हैं। और आखिरी दिनों में हमें नज़र आया है कि बड़ी सियासी जमातों ने बड़े जलसे किए और वोटर्स जो थे पहले गुम की सूरत हाल का शिकार थे और उनको अंदाज़ा नहीं था कि शायद ये इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे, और बिलाखिर ये अब नज़र आ रहा है कि जी कल वो अपना वोट कास्ट करेंगे। और यकीनन ये अगर जमहूरी अमल की बात की जाए तो खुश आइंद है। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरी रियासत है जहाँ पर लोग एक जमहूरी अमल के ज़रिए अपनी हुकूमतें बनाते हैं और मेरा ख्याल है कि ये एक पॉजिटिव चेंज होगी मुल्क में स्टेबिलिटी लेवल से। टाइम रिफाइन करता है किसी भी प्रोसेस को, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी तो वही है ना कि वक्त के साथ साथ जमहूरियत बेहतर भी होगी और रिफाइन भी होगी। और बिल्कुल जी, ये एक खुशाइंद बात है कि 2002 के बाद आज तक की जितनी पार्लियामेंट्स हैं उन्हें अपना टेन्योर पूरा किया है। अगरचे गवर्नमेंट्स पूरी नहीं कर सकी, लेकिन पार्लियामेंट ने टेन्योर पूरा किया, तमाम पार्लियामेंट्स ने टेन्योर पूरा किया। और इससे पहले की अगर तारीख देखें तो उस वक्त हमें ऐसा नज़र आता था कि पार्लियामेंट जो है वो अपना टेन्योर पूरा नहीं करती ड्यू टू सर्टेन रीजंस। लेकिन 2002 के बाद जितनी भी पार्लियामेंट वजूद में आई उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया। भी थी कि असेंबली पहले डिसॉल्व हो जाए, वो हो नहीं सकी और डिप्टी स्पीकर ने आके ऐलान भी कर दिया और फिर आपने देखा कि खैर वो एक लंबी डिबेट हो जाएगी। सर, इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं? आपने कहा कि इलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, सियासी जमातों की गेमा गेमी भी शुरू होगी, ये बात दुरुस्त है। कन्फ्यूजन थी, कन्फ्यूजन दूर होगी, इंतखाबात हो रहे हैं। अब एक्टिविटी को कैसे देखेंगे? क्या लगता है कल क्या होगा? लोगों कितनी बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे? फिर हमने इस मरतबा मंशूर भी देखा और कुछ सियासी जमातों का मंशूर बहुत डिले से देखा और कहा गया कि हम इनपुट ले रहे हैं लोगों की और फिर मंशूर बनाएंगे। ये भी हमने पहली दफ़ा देखा। देखिए, वैसे तो पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत के हवाले से कहा जाता है कि यहाँ पर जो मंशूर है वो इर्रेलेवेंट होता है। लोग मंशूर की बजाय बरादरियों की सियासत करते हैं, वो अपने एक पॉपुलर नारे की बुनियाद पर, पॉपुलिज्म की बुनियाद पर वोट लेते हैं। लेकिन इस मरतबा अगरचे सियासी जमातों ने अपने मंशूर थोड़े तख़ीर से पेश किए, लेकिन मुझे देखने का, पढ़ने का इत्तफाक हुआ है और ये बड़ी डेलिब्रेशन के बाद बनाए गए हैं। और अगर आगे चलकर ये सियासी जमातें जो भी कामयाब होकर हुकूमत में आती हैं, अगर इनको एग्जीक्यूट कर पाती हैं और इन पर अमल दरामद कर पाती हैं, तो मेरा ख्याल है कि मुल्क में एक पॉजिटिव चेंज आने की उम्मीद की जा सकती है। क्या आपको लगता है कि नारे तो पाकिस्तान की सियासत में बहुत लगे और इसको बदकिस्मती कहा जाए कि बहुत सौ पर अमल दरामद नहीं हो सका, लेकिन अब जो नारे लगेंगे इन पे अमल दरामद हो जाएगा? जिस तरह 300 यूनिट बिजली, कोई कह रहा है फ्री दूंगा, कोई कह रहा है 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, कोई कहता है कि हमने पहले दी थी और बाद में ख़त्म कर दी गई, कोई कह रहा है घर बना के दूंगा, नौकरियाँ दूंगा। ये नारे पहले भी लगे। रोटी कपड़ा मकान का नारा आज तक लगता आ रहा है। लोगों ने कहा कि वो एक वक्त तक तो चीज़ें मिली, उसके बाद ख़त्म हो गई। मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रेशर है। वाइब्रेंट सोशल मीडिया की मौजूदगी में इस तरह के मैनिफेस्टो के बाद जब इन सियासतदानों से सवालात किए गए मुख्तलिफ टॉक शोज़ में, तो उन्होंने इसका अमली हल भी बताया है कि कैसे वो देंगे और कहाँ से वो कट लगाएंगे और कहाँ वो ऐड करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें बेनेवलेंट आस्पेक्ट को देखना चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि तो सर 90 दिन में करप्शन खत्म करने की भी ऐलानात किए गए। जी, और फिर टाइम फ्रेम भी दिया गया कि 3 महीने में ये उसी का रिएक्शन है। मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत हाइपोथेटिकल किस्म के स्लोगन्स थे, नारे थे। और अभी जो इस दफ़ा इलेक्शन होने जा रहे हैं और इसमें जो मैनिफेस्टो आए हैं, ये थोड़े से प्रैग्मेटिक है और रियलिस्टिक हैं। और अच्छा, आपके मैनिफेस्टो से ज़हन में नईम साहब आपकी राय लूँगा इस पर कि ये मैनिफेस्टो की बात हो रही थी, कैंपेन्स की बात हो रही थी, तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को डिबेट की दावत दी थी और कहा था कि आए डिबेट करें।
ये एक बड़ा हेल्थी प्रोसेस होता अगर ये डिबेट होती? आपको लगता है कि होनी चाहिए थी या ये नहीं बस सियासी पॉइंट स्कोरिंग था कर दी? नहीं, अगर तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को देखें तो सुल्तान शाह फिर मकालमा तो होता रहना चाहिए और मकालमा ही तकवीत बख्शता है डेमोक्रेसी को। यहाँ मैं एक अर्ज़ करूँ कि अभी जब हमने प्रोग्राम शुरू किया तो लीडर होने ना लीडर होने की बात हुई थी, तो मैं फिर वो रिपीट करता चलूँ कि अगर मिसाक जमहूरियत ना कशीद किया होता बेनज़ीर भुट्टो ने और उसके अलावा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने, तो ये जो डॉक्टर साहब ने अभी तज़किरा किया ना 2002 से 2024 तक प्रोसेस चल रहा है, 5-5 साल पूरे हुए हैं, भले ही कोई बीच में बदला है। जी हाँ। फिर जो आपने बात की मैनिफेस्टो की, तो मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का भी पढ़ा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मंशूर पढ़ा, लेकिन इनसे बहुत पहले कई मंथ पहले पाकिस्तान जमात इस्लामी ने अपना मंशूर दे दिया था, जो कापी पेस्ट इधर नज़र भी आता है, जो कापी पेस्ट नज़र भी आता है। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद एक मैं याद करवाता चलूँ कि अगर कुल्हाड़ा तहरीक, अगरचे वो तहरीक अदम-ए-एतमाद का कुल्हाड़ा चला, इमरान खान को सिंपथी मिली, लेकिन आप तहरीक अदम-ए-एतमाद से 3 हफ्ते पीछे जाएं तो इमरान खान को झूठा करार दिया जा चुका था कि वो अपने मंशूर पे ना उन्होंने कोई रिफॉर्म्स किए ब्यूरोक्रेसी में, ना उन्होंने वो जो 1 करोड़ नौकरी थी या ना वो घर, यानी वो जितनी बातें थी। तो डॉक्टर साहब ने कि मौसी हालात ही ऐसे छोड़ के गई थी पिछली अब नहीं, वो गलत था जो डॉक्टर साहब ने कहा, और आपने बहुत आला नुक्ता उठाया, और मैं समझता हूँ आज के प्रोग्राम जितना मुझे आपने बिठाया उसका हासिल भी ये है। देखें, अब अगर कोई मुकरेगा तो ये सोशल मीडिया और आपका कन्वेंशनल मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया ये नहीं छोड़ेगा। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कह रहे हैं अवाम को जो मंशूर दिया, अगर उन्होंने इस पे अमल दरामद ना किया तो इनको और कोई नहीं गिराएगा, इनको अपना झूठापन गिराएगा। इसमें किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कतई नज़र जहांगीर खान तरीन का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, और जो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तमाम सियासी लीडरान को जो इस एज ब्रैकेट है इनको ये समझ आनी चाहिए। उन्होंने कहा उम्र के इस हिस्से में है, अगर अब भी डिलीवर ना किया तो इसके बाद कुछ गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अवाम से बहुत ले लिया, इस मुल्क से बहुत ले लिया, सब कुछ मिल गया, अगर अब भी डिलीवर ना किया, मंशूर में जब लिखा है तो उसको करना भी तो है ना डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये दोनों बड़ी सियासी जमातों के लिए आखिरी मौका होगा। पीपल्स पार्टी के लिए भी उसकी भी 4 हुकूमतें आ चुकी है, और PMLN के लिए भी उसकी भी चौथी हुकूमत अगर वो आ जाते हैं तो आने जा रही है। तो इस तरह दोनों सियासी जमातों के लिए एक तरह से आखिरी मौका होगा उनको परफॉर्म करने के हवाले से। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह प्रोफेसर साहब ने बात की कि इन दोनों सियासी जमातों को इस बात का इदराक भी है, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है वो इस चीज़ की गमाजी करता है कि इन दोनों जमातों को इस चीज़ का पूरा एहसास है कि मुल्क में जमहूरी सेटअप को मजबूत करने के लिए। मेरा वक्त खत्म हो गया जी। कल आपने वोट डालने जाना है, कतई नज़र की किस सियासी जमात को या आज़ाद उम्मीदवार को वोट देना है, वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये वोट ही फैसला करेगा कि आगे हुकूमत किसकी है। आज की ट्रांसमिशन से सुल्तान चौक दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।